यूँ तो बरेली जो है एक औद्योगिक शहर अधिक है। बावजूद इसके यहाँ पर संस्कृति, साहित्य और कला की अगर बात की जाए तो बहुत एक प्राचीन परंपरा यहाँ मिलती है। बीरेन डंगवाल साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के कवि हों या वसीम बरेलवी साहब, उर्दू का एक बहुत बड़ा नाम, अंतर्राष्ट्रीय नाम, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं बरेली में जिन्होंने साहित्य और कला के क्षेत्र में बरेली को एक अपना योगदान दिया है। तो ऐसे ही इसी क्रम के एक साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्म में काम करने वाले हैं, समाज सेवी हैं, बड़े उद्योगपति हैं और तमाम सारे विशेषताएं हैं उनकी। बरेली के तमाम सारे क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया है। तो आज हम कुछ बहुत ही सामान्य सी एक सहज सी बातचीत उनसे करने का प्रयास करेंगे और उनका नाम है डॉक्टर राजेश शर्मा। डॉक्टर राजेश शर्मा जो है अपने हरफन मौला व्यक्तित्व के लिए और ख़ास करके इधर उनकी जो बहुत एक विशेष कार्य हुआ है वो गुजिस्ता बरेली का कार्य है। तो उन्होंने 2-3 किताबें पहले लिखी हैं, कई सारी किताबें प्रोसेस में हैं। अभी रिसेंटली उनकी कलर्स ऑफ लाइफ इंग्लिश पोइट्री की एक किताब आई है, बौद्ध साहित्य पर उनकी किताब आई है, इसके अतिरिक्त कविताओं पर उनकी किताब आई है। लेकिन इन सबसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसने बरेली पर एक नया आयाम दिया, प्रस्तुत किया, बरेली को एक नई पहचान दी, वो कार्य उनका है गुजिस्ता बरेली करके, जिसमें उन्होंने अभी तक 160 कड़ियाँ लिखी हैं, जिसमें बरेली की शुरुआती जो बनावट थी, बरेली का जो बनना आरंभ हुआ था वहाँ से लेकर और जो नई बरेली विकसित हो रही है वहाँ तक की अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग कहानियाँ हैं। वो सब जीवित कहानियाँ हैं। राजेश जी का कहना है कि वो सारी कहानियाँ जो हैं वो जीवित कहानियाँ हैं, क्योंकि वो आप चलते फिरते बरेली में देख सकते हैं, चाहे वो रबर फैक्ट्री जैसी चीज़ हो, चाहे और भी ऐसी चीज़ें हों, व्यक्तित्व हों यहाँ के, पुराने व्यक्तित्व से लेकर नए व्यक्तित्व तक, या और भी तमाम सारी चीज़ें जो हम उनसे आज इन विषयों पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पे हम बात ना करके अभी सीधे हम लोग राजेश जी से अभी हम लोग रूबरू होंगे। तो राजेश जी, आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही नॉर्मल वे में से हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको देखा था, सही पूछिए तो मतलब, और मैं आज भी विश्वास नहीं कर पाता हूँ कि आप वही राजेश जी हैं। मतलब घर पे एक टीवी थी छोटी सी, ब्लैक एंड वाइट, हमारे एक घर के व्यक्ति हैं दिल्ली से लाए थे और उसमें दूरदर्शन पर इंटरव्यूज आया करते थे कई सारे। तो मुझे कि बड़ा अजीब सा आदमी है, थोड़ा बड़ा मतलब बहुत हाइट नहीं है, बराबर का शरीर है, मूछें बड़ी घनी सी होती थी और बड़ा मुस्कुराकर जो इंटरव्यू लिया करते थे। बड़ा यंग चेहरा, बड़ा मस्त चेहरा था, वो आज भी दिमाग में छपा है। और आज के राजेश जी उस चेहरे से बिल्कुल नहीं मिलते हैं, व्यक्तित्व वही बना चला आ रहा है। तो आज हम उस चेहरे से बात करेंगे जिन्होंने सैकड़ों इंटरव्यू लिए, शायद बरेली के 3000 से ज्यादा इंटरव्यू लिए ऑन स्क्रीन पे, टेलीविजन पर है। मनोज वाजपेयी जी के साथ अलीगढ़ फिल्म में काम किया, शायद अलीगढ़ में नहीं बनवाई, बरेली में। अच्छा। मेरा मानना था कि बरेली में अगर फिल्में आए, छोटे शहरों में फिल्में फिल्माई जा रही थी, कानपुर में तनु एडवर्ट्स मनु और इस तरह की फिल्में बन रही थी, तो मुझे लगा अगर बरेली एक डेस्टिनेशन बनता है फिल्मों के लिए, तो फिल्म के साथ साथ जो एक शहर का प्रचार होता है वो तो होता ही है, लेकिन उस शहर में बहुत सारा बिजनेस भी आता है। वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है दुनिया के फलक पे जाने की। जी जी जी। तो अच्छा, ये रिवायती कैमरा, अच्छा हाँ, ये इससे हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। बरेली में अलीगढ़ फिल्म में लेके आया, हंसल मेहता से मेरी बातचीत हुई तो राजकुमार राव और मनोज वाजपेयी वाली फिल्म ये बनी और उसमें 3 नेशनल अवार्ड विनर्स थे। हमारे मनोज वाजपेयी थे, राजकुमार राव थे, हंसल मेहता थे और चौथे नेशनल अवार्ड विनर हमारे सत्या भी थे जो उसके DOP थे। और ये फिल्म पूरी दुनिया में एक्लेम्ड हुई और मतलब बढ़िया विषय पे थी और ये विषय आज दुनिया का मौजूद विषय है जी, और बहुत शानदार। उसके बाद बरेली की बर्फी है जी, फिर वो मिसेज अय्यर आई, तो लेकिन उनका बजट कुछ कम था तो हमने लखनऊ में शूट कराई। जी जी, वो सिलसिला चल रहा है अभी, वेब सीरीज। अच्छा, मुझे याद है हमारी आपकी शायद कुछ बात हुई थी एक बार अलीगढ़ फिल्म को लेकर। मुझे 2 किस्से याद हैं जो आपने सुनाए थे और वो हम चाहते हैं कि आज ये खुद ऑन स्क्रीन सुनाए, भले ही बाद में पकड़े जाए, लेकिन मैं ऑन स्क्रीन सुनना चाहता हूँ। एक तो वो जो मनोज वाजपेयी का रूप था
जब वो बंदा आता है जिसको लेकर वो अपने कमरे में जाते हैं, और आपने कहा था कि पता नहीं वो वास्तव में किया था या क्या हुआ था, कितनी सनसनी व्याप्त थी उस सीन को लेकर, तो उस सीन के बारे में थोड़ा आप कम शब्दों में बताइए। देखिए, वो प्रोफेसर शिराज पे एक फिल्म थी जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और होमोसेक्सुअलिटी के चलते हुए उनको निलंबित कर दिया गया था। होमोसेक्सुअलिटी जो है वो एक बंद कमरे में एक प्रोफेसर अपनी सेक्स लाइफ कैसे गुजार रहा है ये अलग बात है, लेकिन इसका लेना देना कोई यूनिवर्सिटी से नहीं होना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी उनको निलंबित करती है। तो उस फिल्म को, उस सीन को फिल्माने के लिए जब वो सीन शूट किया जा रहा था तो इतना टेंस था माहौल कि ये एक बहुत इंटेंस सीन है मनोज बाजपेयी जी की लाइफ का, तो ये कैसे होगा। तो मैं इनको उसी के बारे में बता रहा था, तो पूरा सेट स्तब्ध था। मनोज बाजपेयी सुबह से ही कैरेक्टर में थे और हम लोग बात नहीं कर रहे थे आपस में, और वो इंटेंस सीन फिल्माया गया। वो जिस तरह से कमरे के अंदर कुछ ही लोग थे और उसमें मनोज बाजपेयी बगैर कपड़ों के हैं, तो एक वो बहुत इंटेंस सीन है। तो वो चूँकि मेरे सामने हुआ तो वो बहुत ही गजब का रोंगटे मतलब खड़े हो जाने वाला था, रोंगटे खड़े हो जाने वाला, हम देख रहे हैं वो हम सामने देख रहे हैं पूरा कि कैसे वो सीन फिल्माया गया है ना। बड़ा मजेदार रहा होगा। तो ये था एक और आपने बताया था कि उनको कुछ बनारस घाट या कहीं का कुछ, हाँ बनारस में वो लोग हंसल मेहता अपनी टीम से बात करते थे कि बनारस जाना है, ये जाना है, फिर मुझसे कहते थे कि कितना यहाँ से दूर है, क्या है क्या। तो मैंने कहा क्या सीन है वहाँ पर, तो बोले मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव की बड़ी गहरी बातें होनी है, इंटेंस बातें होनी है। तो वो घाट पे बैठे हुए हैं, पाँव नदी में पड़े हुए हैं जल में, और वहाँ वो बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा इसके लिए आप बनारस क्यों जाएंगे, गढ़मुक्तेश्वर पास में है वहाँ, यहाँ से जब शूट समाप्त करेंगे तो वहाँ दिल्ली जाते हुए कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाना था तो वहाँ पर नोएडा के कुछ सीन थे और कुछ सीन इंडिया गेट के भी थे कि वहाँ होमोसेक्सुअल वाले लोग प्रोटेस्ट करने आते हैं। तो उन्होंने तुरंत अपने ईपी को भेजा, जफ़र को भेजा, और वहाँ के सब रैकी करवाई। तो जो जिस काम के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए रखे हुए थे, जो यहाँ से बनारस जाके शूट होना था एक छोटी टीम के साथ, वो सब काम 1 लाख रुपए में एक रात में, मतलब 25 लाख में जो काम होना था 1 लाख रुपए में हो गया। आपको मिला कुछ? नहीं, मुझे क्या मिलना था, लेकिन मुझे हंसल का प्यार, पूरी टीम का प्यार, और आज तक मनोज बाजपेयी मेरे बहुत अच्छे दोस्त। अच्छा, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री वाले लोग प्यार देके जो है पैसा काट लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सन 13 में शूट हुई थी, 14-15 में रिलीज हुई, आज 24 चल रहा है। मैं आज भी मनोज बाजपेयी, राजकुमार को एक भी कोई चीज लिखता हूँ तो मुझे तुरंत जवाब आता है, उनसे कोई बात करता हूँ तो तुरंत। तो वो आप सोचिए, अगर मुझे 2 लाख रुपए मिल भी जाते, ये प्यार और मोहब्बत ना मिलता तो 2 लाख ज्यादा थे, तो ये ज्यादा है। अब राजकुमार राव का ये है कि उसका खाना जो है 55 दिन मेरे घर से बन के गया, सुबह और शाम का, क्योंकि वो सेट के खाना नहीं खा सकते थे, उसमें ऑयल ज़्यादा होता है ना। उनको एक पिंपल आ गया था तो उस वजह से, तो लास्ट डे उन्होंने मेरी वाइफ को बुलाया और स्पेशली इनवाइट किया और उनसे मुलाकात करी। मतलब कहाँ लोग एक्टर से मिलने के लिए मरे जाते हैं और कहाँ उन्होंने वहाँ मेरी फैमिली को इनवाइट किया। तो ये सम्मान का कोई मोल नहीं होता है जी, बिल्कुल। एक और बड़ा मज़ेदार हमें सीन याद आता है जहाँ एक एक्टर की शायद कमी पड़ गई थी। वो एक्चुअली क्या था, हाँ, एक पार्टी वाला कोई एक पार्टी सीन था। जब हंसल रैकी करने आए थे तो उन्होंने मुझे जब रिक्वायरमेंट्स बताई थी अपने सीन्स की, तो एक था उनका, डॉक्टर साहब मुझे पार्टी सीन करना है, लॉन पार्टी सीन, तो वो चल रहा था। लेकिन जब हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे तो पायल जो है, पायल मेरे पास आई, बोली सर कल लॉन गे पार्टी है तो उसका सीन शूट होना है तो बंगाल वाला चाहिए। तो मैंने कहा भाई कौन सा सीन शूट होना है, तो बोले वो गे पार्टी। मैंने गे पार्टी नहीं, लॉन पार्टी। अब बरेली छोटा शहर है, इस तरह की फिल्म पहली बार आई थी। अब मुझे लगा पता नहीं वो गे पार्टी में क्या किस तरीके का क्या होगा। तो आप समझिए कि वो मेरे दोस्त का घर था, उन्हीं का लॉन था, तो मैं घबरा गया। अब मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने घर आके बहुत टेंशन में था। तो ये हुआ कि भाई अब उनसे बात कर ली जाए। तो जब मैंने उनसे बात करी तो वो बोले अब सब कुछ हो गया है, बहुत लेट हो गया है, आप होने दीजिए, अब जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगले दिन जब हम सेट हो गए, हाँ लेता हूँ ये भी मतलब जो है, थैंक यू। तो जब हम शूट पे गए तो शाम को 5 से सुबह 5 का शेड्यूल था और मैंने देखा कि सेट पे 16-17 साल से लेकर और 70-80 साल तक के खास किस्म के चेहरे मोहरे के लोग सूट वूट पहने हुए पार्टी सीन्स के लिए आ रहे हैं। तो मैंने ईपी से पूछा, मैंने कहा सब एक्टर्स हैं बॉम्बे और दिल्ली से बुलाए हुए हैं? बोले हाँ।
इसी समय हम और हंसल खड़े हुए थे तो पायल आई, बोली सर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो हंसल बोले कि करवाओ करवाओ हो जाएगा। थोड़ी देर बाद फिर आई कि सर वो नहीं कर पा रहा है। तो हंसल मुझसे बोले डॉक्टर साहब बरेली में कोई क्लासिकल मेल डांसर मिलेगा? मैंने कोशिश करता हूँ। मैंने कोशिश करी लेकिन किसी कोई बात नहीं बनी, कोई मेल डांसर नहीं था। आप सोचिए पुरानी बात है, आज से 20 साल पुरानी बात है। अब टाइम बढ़ता जा रहा है, रात को 11:30-12 बज गए। हंसल जी का पारा चढ़ने लगा, क्योंकि एक दिन का जो शूट होता है वो बहुत महंगा होता है, खर्चा लाखों में होता है। तो हंसल जी परेशान थे। तो मेरा असिस्टेंट था, वो आया, बोला सर क्या है? बोले आप कर लीजिए। मैंने कहा मुझसे क्या मतलब है? हंसल को लगा कि ये हो सकता है। हंसल जी ने मुझ पर जोर डाला। मैंने कहा सर कैसे होगा, छोटा शहर है, मेरी एक इमेज जो है वो अलग किस्म की है। फिर हंसल जी ने मनोज बाजपेयी जी से कहा, तो मनोज बाजपेयी जी ने मुझे वैनिटी वैन में बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये कर लीजिए, अब इतना बड़ा एक्टर आपसे कह रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा यार किस तरह का कैरेक्टर बनना पड़ा? बोले मैं तो पूरा ही कैरेक्टर वैसा बना हुआ हूँ। खैर वो एक नमक इश्क का गाने पे नाचना था और मेरे लिए फिल्मी पर्दे पर, सेलुलाइट पर, वो भी फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मी पर्दे पर आना पहली बार था। लेकिन मैंने किया और लॉन्ग शॉट और आपका क्लोज शॉट और फिलर्स, तीनों शॉट्स मेरे एक ही बारे में ओके हुए। ये मुझे कुर्ता पहन के और पाइप के साथ तुरंत मेरा कुर्ता पजामा सिला के आप समझे वो सीन ऐसा था कि आपकी आंखें, मतलब मनोज बाजपेयी बैठे हुए हैं, कैरेक्टर में हैं, लीड रोल में हैं, और आपकी आंखें एक पाइप के साथ चिपटे हुए एक व्यक्ति पर टकराती हैं। तो कितना अद्भुत होगा, मुझे लगा देखना चाहिए ये सीन अलीगढ़ फिल्म का सभी को। तो बड़ा मजा, अलीगढ़ सबको देखनी चाहिए। अलीगढ़ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्लासिक फिल्म है, क्लासिक मनोज बाजपेयी की लाइफ की क्लासिक फिल्म है। और हमारे यहाँ बरेली कॉलेज में पूरी फिल्म आई गई है शायद, लगभग बरेली कॉलेज। जी जी, फिल्म का 80% शूट बरेली में हुआ है। बरेली कॉलेज उसमें एक चीज है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिखाई हमने, लेकिन पूरी बरेली के बहुत सारे लोकेशन हैं। जी जी जी। तो ये इनका एक फिल्मी रूप है कि जहाँ इन्होंने फिल्मों पे काम किया, दूरदर्शन पे ढेर सारा काम किया। और अभी हम लोग एक चाहेंगे कि गुजिस्ता के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले ये आइडिया कहाँ से आया? गुजिस्ता बरेली क्या है, देखिए किसी घर में बच्चा पैदा होता है, तरबूज मैं खा रहा हूँ, मैं या तो बोल लूँ या खा लूँ। नहीं दोनों काम मुझे लग रहा है। ये चाकू देखिए रख रखा है इन्होंने, इतना भारी सा चाकू है, पता नहीं। ये तो ये है कि क्या है कि घर में एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसे संस्कार देते हैं, भाषा देते हैं, और एक जब वो टीचर के पास जाता है, टीचर उसे ज्ञान देता है किसी विषय का। लेकिन एक चीज़ होती है कल्चर। कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है। लोग पढ़े लिखे होते हैं, लोग बड़े घरों के रहने वाले होते हैं, लेकिन कल्चर कई लोगों में नहीं होता। कल्चर बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप सोचिए जिस ज़माने में टेलीविज़न नहीं था, नेटवर्क नहीं था, टेलीफोन्स नहीं थे, अखबार नहीं थे, कोई संचार माध्यम नहीं था। आज से आप 100 साल पुरानी सोचिए बात, 125-150 साल पुरानी बात सोचिए, जब कुछ भी नहीं था, इंसान बहुत ही मामूली तरीके से रहता था। उस ज़माने में शहर को कल्चर किसने दिया? यानी कि जब लोगों के पास पहनने के कपड़े भी नहीं थे, घर में औरतें सूती साड़ियाँ पहनती थी, उस ज़माने में ये किसने बताया कि शिफॉन क्या होता है, शिफॉन किस मौसम में पहना जाता है, ऑर्गेन्जा क्या होता है, बनारसी क्या होता है, इस तरह की साड़ियों के बारे में किसने बताया? जब लोगों घरों में पीतल के बर्तन होते थे, कांसे के बर्तन होते थे, उस ज़माने में ये किसने बताया कि टी शर्ट क्या होता है, चाय कैसे बनती है, दूध कैसे अलग रखा जाता है, चीनी कैसे अलग रखी जाती है। आप सोचिए कि 1937 में बरेली से एक साहब पानी के जहाज़ से इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ से वो अंग्रेज़ों से लंदन जाके सूट्स का डिप्लोमा लेके आते हैं, सूट सिलने का डिप्लोमा। और यहाँ पर कुतुब खाना पे वो एक वैश्य एंड कंपनी खोलते हैं 1937 में। 111 साल पहले मिस्टर बैजल जो है बरेली से सोने और चांदी की जरदोजी का काम करते थे, जिसका एक्सपोर्ट अमेरिका और यूरोप में होता था। तो आप सोचिए, अच्छा ऐसे ही हाशमी साहब का सुरमा जाने जमाने से बन रहा था, सालों से बन रहा था, लेकिन वो सुरमा कैसे पूरे भारत में और पूरी दुनिया में विख्यात हुआ, पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। आप सोचिए छोटी सी एक दुकान रोडवेज पर स्टेशन पे खोल दी गई थी। एक ट्रेन रुकती है, कुछ मुसाफिर उतरते हैं, उसमें से 6 मुसाफिर जो हैं 5 पैसे का सुरमा खरीदते हैं। अब कोई कलकत्ता चला गया, कोई कन्याकुमारी चला गया, कोई कहीं चला गया, अब उन्होंने सुरमा लगाया। उस ज़माने में मेडिसिन बहुत होती नहीं थी, आँखों की भी नहीं होती थी, लेकिन वो सुरमा गुलाब के इत्र वाला होता था और उसमें केमिकल्स दवाइयाँ होती थी। अब जिसने लगाया उसको मजा आया, उसको आराम मिला आँखों में। अब वो सोच रहा है कौन बरेली जाएगा, वहाँ से सुरमा कैसे आएगा। तो हमारे ये इंडस्ट्री वाले ना, फिल्म इंडस्ट्री वाले बहुत
गहराई चीजें उठा लेते हैं कई बार। सुरमा बरेली वाला, आंखों में ऐसा डाला, आंखों ने ले ली मेरी जान, मतलब कितना फेमस गाना हुआ था, और बरेली से सुरमा ये सब उठा लिया। तो गुलिस्ता बरेली के पीछे यही था कि जिन लोगों ने पिछले 100 सालों में, 150 सालों में इस शहर को कल्चर दिया, इस शहर को इंटरनेशनल और नेशनल पहचान दी, ऐसे 100 परिवारों पे मैंने काम किया है। और उससे पहले जो बरेली डेवलप हुआ, जो गुलिस्ता बरेली है, जो बरेली डेवलप हुआ, तो बरेली कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि ये शहर खाली था, ये बसता गया धीरे धीरे। इफ्तिकार मंजिल क्या है, लाल कोठी क्या है, बाग ब्रिगटान क्या है, मोर कोठी क्या है, बियाबानी कोठी क्या है। तो इस तरह से इनके पूरे शिजरे और उनकी कहानियाँ, जब भारत पाकिस्तान बना तो बहुत सारे लोग बरेली में आके बसे, पाकिस्तान से सिंधी परिवार बसे, पंजाबी परिवार बसे, और लोग आए, फिल्म इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आए, तो वो कैसे लोग थे, क्या थे, उनका क्या हिसाब किताब था। तो ऐसे 100 परिवार की एक कहानियाँ, एक किताब है। 100 कहानियों में बरेली कैसे बसा था, इसकी कहानियाँ हैं। और जो उसकी तीसरी कड़ी है वो ये है कि इसी बरेली से, इसी एजुकेशन सिस्टम से, इन्हीं गली कूचों से, इन्हीं मोहल्लों से, इन्हीं मानसिकताओं से किन 100 बच्चों ने बरेली से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में परचम लहराया। कौन इसरो में पहला गया, कौन मेटा में गया, कौन नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर बना, कौन सुपर कंप्यूटर में गया। तो इस तरह से किस मतलब पूरे बरेली का जो पिछले 100-150 साल का इतिहास से उठाकर पीछे जाकर और नए तक आने तक, तब से अब तक को 3 भागों में बांटा, मतलब 100 कहानियों में। यानी बरेली से 300 कहानियां निकालना, ये अपने आप में मतलब कैसे है, मतलब अच्छा, मैंने तो आपको देखा ना, कुदरत करा रही है, कुदरत करा रही है। कुदरत तो मुझे तो नहीं पता, बस मैं तो एक देख रहा हूँ, लाल सी स्कूटी है छोटी सी, और उस पर आप बैठे हैं, जा रहे हैं, आज मिल रहे हैं उनसे, और कल उस पर स्टोरी आ रही है पूरी। काम करने के लिए हवाई जहाज नहीं चाहिए होते हैं। 2 टांगे काफी है। 2 टांगे काफी। चलिए, 2 टांगे और ये 2 उंगलियां लिखने के लिए, 2 उंगलियां, जी, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये तो है।